प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? 3 दिन के बाद आपको वीडियो मिल रही है। असुविधा हुई आपको, इसके लिए हमें खेद है। कारण ये है कि एक ऑफलाइन क्लास की भी व्यवस्था की जा रही है अयोध्या में, तो उसी ऑफलाइन क्लास के संदर्भ में थोड़ा ज़्यादा दौड़ना भागना पड़ा, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि वीडियो बनती रहे। यानी कि आप ये मत सोचिएगा कि ऑफलाइन शुरू हो गया तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा। ठीक है? तो कहाँ शुरू हो रही है, कैसे शुरू हो रही है, ये आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो जो अपनी क्लास चल रही थी भारत की नदियाँ, और भारत की नदियों के तहत हम देख रहे थे हिमालय की नदियाँ, यानी हिमालय की नदियों के तहत हमें देखना है 3 नदी तंत्र, एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें से 2 नदी तंत्र हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ये 2 हम पीछे पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित 3 वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। और वो प्लेलिस्ट कौन सी है? 2000 यूपीपी, पैट, एसएससी, जीडी 2023 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी में ये आपको मिलेगी। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि आज का जो टॉपिक है इसी नदी तंत्र को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज जो हम देखेंगे तीसरा हिमालय का नदी तंत्र जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, नाम तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे? ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, पूरे बोर्ड को देखिए, मैंने 2 भागों में इसको बांट दिया है, एक तरफ लिखा हुआ है और एक तरफ डायग्राम बना हुआ है। तो पढ़ने के साथ साथ इसको समझते चलिएगा। ठीक है, तो पहले हम ब्रह्मपुत्र पे फोकस करते हैं। ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चोमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो यहीं से दिमाग को दौड़ाना होगा और ये सोच लेना होगा कि और कौन कौन सी नदियां हमने पीछे पढ़ रखी हैं जिनका उद्गम मानसरोवर झील के निकट से ही था। तो एक थी अपनी सिंधु, एक है अपनी सतलज, एक है अपनी ब्रह्मपुत्र, और एक जो हम लोगों ने पढ़ा गंगा की सहायक नदियों में, और वो है घाघरा। इन 4 नदियों का उद्गम क्षेत्र या उद्गम स्रोत मानसरोवर झील के निकट ही हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही ब्रह्मपुत्र का भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कहाँ चोमा युंगडुंग ग्लेशियर कह लें, और कहीं कहीं आंगसी हिमनद भी लिखा हुआ मिलता है। तो दोनों ध्यान में रखना है, मैंने डायग्राम में लिख दिया है मानसरोवर झील, चोमा युंगडुंग या आंगसी हिमनद या ग्लेशियर। ठीक है, दूसरे ध्यान में रखना है कि तिब्बत तो ये पूरब की तरफ प्रवाहित होती है। तो जो प्रमुख 3 नदियां हैं जो वहां से निकल रही हैं मानसरोवर झील के निकट, तो सिंधु पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती है पहले, वैसे ही सतलज सीधे दक्षिण दिशा से प्रवाहित होती है, और ब्रह्मपुत्र पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले ये पूर्व दिशा में तिब्बत में पूरा प्रवाहित होती है, हिमालय के किनारे 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 किनारे। इसलिए ध्यान में रखना है कि जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हिमालय को हम पढ़ने के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटेंगे, लेकिन हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है। तो जो ट्रांस हिमालय है जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। तो ट्रांस हिमालय और इधर हिमालय का जो बृहद हिमालय वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के बीच ही इसका प्रवाह है, और किस तरफ है? पूरब की तरफ। तो तिब्बत में लगभग 1200 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो या सांपू या यारलुंग जांगबो इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देख लीजिए, तिब्बत में नाम सांगपो या सांपू या यारलुंग जांगबो तिब्बत में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 1200 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती है। तिब्बत में ही इससे एक प्रमुख नदी है रांगपो शांगपो, रांगपो शांगपो, जो इसके दाहिने तट से मिलती है, पूरब की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने बताया था कि अपना बायां हाथ बायां तट, दाहिना हाथ दायां तट। तो दाहिने तट से रांगपो शांगपो किससे मिल रही है? अगर तिब्बत के संदर्भ में देखें तो सांगपो या सांपू या यारलुंग जांगबो। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र अभी नाम ऐसे नहीं पड़ा, हम देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नाम कब पड़ेगा। तो अभी तिब्बत तक ये प्रवाहित हुई और नाम इसका रहा सांगपो सांपू या यारलुंग जांगबो। अब पहुंचती है मध्य हिमालय की एक चोटी है आखिरी में नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा के निकट ये गार्ज का निर्माण करेगी, और ये गार्ज है यांगयाप दर्रे के निकट। और कभी पूछे यांगयाप दर्रा कहाँ पे है, तो आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो यांगयाप दर्रे के करीब नामचा बरवा पर्वत से एक तीखा मोड़ लेती है, यानी कि दाहिनी तरफ सीधे मुड़ जाती है, और जैसे ही ये मुड़ती है एक गहरे
गार्ज अंग्रेजी में कहा जाता है और हिंदी में कहें तो महाखड्ड, यानी बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करती है, सामान्य भाषा में कहें तो ये। ठीक है, हो क्यों ऐसा हुआ क्यों? जैसा कि हमने पीछे देखा था कि जितनी भी नदियां हिमालय से होकर प्रवाहित हो रही है, इन्होंने क्या किया, अपने रास्ते में हिमालय को नहीं बढ़ने दिया। अगल बगल हिमालय बढ़ता रहा, लेकिन नदियां जिस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी उस क्षेत्र में नदियों ने लगातार हिमालय को काटा, जिससे कि नदियों के प्रवाह क्षेत्र में हिमालय नहीं बढ़ पाया, हाँ किनारे किनारे बढ़ गया। तो वैसे नामचा बरवा से जैसे ही ये नदी यानी सांगपो सांपू या यारलुंग जांगबो, और हम तो उसको ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, ये जैसे ही नामचा बरवा से मुड़ती है दक्षिण दिशा में मुड़ती है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है, उसकी दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब भारत में कहाँ से प्रवेश करेगी? तो नामचा बरवा पर्वत के संदर्भ में ध्यान रखना है कि भारत में भी है और तिब्बत में भी है। ठीक, तो अब हिमालय के गिरिपद में जैसे ही नामचा बरवा के पास आई, हिमालय का गिरिपद का मतलब ये हुआ कि जो भी हिमालय या किसी भी पर्वत का वो हिस्सा जहाँ से समतल जमीन शुरू होती है नीचे, या जहाँ से वो पर्वत शुरू होता है, उसको हम कहते हैं गिरिपद, यानी पर्वत के पैर। जैसे अपना पद अपना पैर, ठीक है, सबसे नीचे, वैसे ही हर पर्वत का गिरिपद। तो हिमालय के गिरिपद यानी कि हिमालय के उन जगहों पर जहाँ समतल मैदान शुरू होता है या जहाँ से पहाड़ बनना शुरू हुए, उन जगहों पर इस नदी को शीशंग या दिशंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही है? तो नामचा बरवा से तीखा मोड़ लेती है और भारत में पहुँचती है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने एक लाइन खींच रखी है, इधर असम इधर अरुणाचल, समझने के लिए। ऐसा इसलिए कि अगर हम नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो इधर असम है, इधर अरुणाचल है, तो यहाँ सदिया ये अरुणाचल प्रदेश में ही है, तो सादिया कस्बे से ये प्रवेश करती है भारत में, और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो उस समय ब्रह्मपुत्र का नाम होता है दिहांग। ठीक है, और जो ये महाखड्ड इसने नामचा बरवा के पास बनाया है, नामचा बरवा से मुड़ते हुए, तो इसी दिहांग के नाम पर इस महाखड्ड को हम कहते हैं दिहांग गार्ज। ठीक है, या दिहांग महाखड्ड। आगे बढ़ती है, पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में ही पासीघाट। तो यहाँ दो नदियाँ दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित पासीघाट में इससे मिल जाती हैं। ठीक है, अरुणाचल में नाम दिहांग, पासीघाट के निकट इसके बाएं तट से इसकी दो सहायक नदियां दिबांग या सिकांग। ठीक है, दिबांग को ही दिबांग या सिकांग कहा गया है, और लोहित इससे मिलती हैं। अब कोई पूछे कि किस किनारे से मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है नदी का बहाव ऐसे है तो बाएं तट से। ठीक है, मिलती हैं तथा संयुक्त धारा असम पहुंचती है, जैसा जहां इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही दिहांग यहाँ असम की सीमा में पहुंची, वैसे ही नामकरण हो गया इसका ब्रह्मपुत्र। यही समझना था। ठीक है, एक लाइन में कैसे समझेंगे कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम अगर हम देखें तो मानसरोवर झील के निकट चोमायुंगडुंग ग्लेशियर या आंगसी हिमनद या महान हिमनद पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए तिब्बत में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तिब्बत में एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम हमने रांगपो शांगपो दिया गया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांपू, ठीक है, या सांगपो या यारलुंग जांगबो नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा से एक तीखा मोड़ लेती है और एक महाखड्ड का निर्माण करती है और प्रवेश करती है भारत में। भारत में जहाँ से प्रवेश करती है वो है राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का एक कस्बा है वो है सदिया। तो सदिया में जैसे ही प्रवेश करती है वैसे ही ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है दिहांग। ठीक है, आगे पासीघाट पहुंचती है। पासीघाट में यहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, इसकी सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित। दिबांग कह लें या सिकांग कह लें, दिबांग और लोहित मिलती हैं दिहांग से यानी ब्रह्मपुत्र से, और संयुक्त धारा अरुणाचल से जैसे ही बाहर निकलती है और असम में पहुंचती है वैसे ही दिहांग का नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो तीन नाम है आपके पास, सांगपो, शांपू या यारलुंग जांगबो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, दिहांग। वैसे असम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। यानी कि इस नदी का जो मुख्य नाम है ब्रह्मपुत्र वो कहाँ पड़ा, असम में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। असम में पहुँचते इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र, और कई सहायक नदियाँ इससे मिलती हैं और माना जाता है कि असम में लगभग ये 750 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है,
और जैसे ही असम घाटी में पहुंचती इसको मिलते हैं समतल मैदान, और समतल मैदान मिलने के बाद ये नदी गुम्फिल जलमार्ग बनाती है। गुम्फिल का मतलब गुथा हुआ, तो ऐसे समझिए कि एक इस तरीके से है और इस तरीके से, जैसे चोटी बनाई जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके जैसे मैंने ये बना रखा है, ये गुम्फिल जलमार्ग, गुथा हुआ जलमार्ग बनाती है। और इसी गुम्फिल जलमार्ग इसी गुम्फिल जलमार्ग में ही, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी ने क्या किया है कि जैसे मान लेते हैं कि एक धारा यहाँ से निकल गई, एक धारा यहाँ से निकल गई गुथी हुई, इसके बीच में जो अवसाद जमा होते गए उससे विश्व का मात्र एक नदी द्वीपीय जिला, ठीक है, माजुली, उसका निर्माण हुआ, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व के पहले नदी द्वीपीय जिले माजुली या माजुली द्वीप का निर्माण किया गया। पहले सिर्फ माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसे जिला घोषित कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि कई किताबों में ऐसा लिख दिया गया है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक। लेकिन अगर हम भूगोल पे और अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि अन्य कई नदियां हैं जिन्होंने इससे बड़े द्वीप बनाए हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर ध्यान रखना, अगर कभी पूछे तो आंसर यही दे देना है, ठीक है। अब आगे ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो पूछते हैं कि माजुली द्वीप या माजुली द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है, माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीपी जिला माजुली, किस राज्य में, असम में, किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र पर, ठीक है। अब ये नदी आगे बढ़ती है, माजुली द्वीप के पास ही सुबनसिरी इसके दाहिने तट से आकर के इससे मिलती है, और थोड़ा सा आगे जाने पर धनसिरी इसके बाएं तट से आकर के मिलती है। आगे चलने पर मानस इसके दाहिने तट से आकर के मिलती है, और जब ये नदी मेघालय के पास पहुंचने वाली होती है, असम और मेघालय की सीमा पर, उसके पहले मिल जाती है तीस्ता, ठीक है। तीस्ता का उद्गम सिक्किम से माना जाता है या सिक्किम से है, ठीक है। तीस्ता का उद्गम सिक्किम से, और तीस्ता मिलती है अरुणाचल प्रदेश के पास, मेघालय के पास, किससे, ब्रह्मपुत्र से। और मेघालय के पास ही गारो पहाड़ियां हैं, ठीक, या मेघालय की गारो, खासी और जयंतियां, तीन पहाड़ियां हैं, पश्चिम से पूरब का क्रम मैं आपको बता रहा हूं। तो गारो पहाड़ियों से ये नदी क्या करती है, फिर हो जाती है दक्षिणवर्ती, पश्चिम आ रही थी अब मुड़ जाती है दक्षिण दिशा में। तो गारो पहाड़ियों से पहले इससे मिल जाती है तीस्ता। मैं प्रमुख नदियों का ही यहाँ जिक्र कर रहा हूँ जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुड़ते ही ब्रह्मपुत्र पहुँचती है बांग्लादेश। तो यहाँ ध्यान रखिए, नीली रेखा मैंने खींच रखी है, भारत और बांग्लादेश की सीमा बना रही, ठीक है। तो बांग्लादेश में जैसे ही ये नदी प्रवेश करती है वैसे ही इसका नाम हो जाता है जमुना। गंगा वाले टॉपिक, गंगा जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने इसको देखा था कि ब्रह्मपुत्र जैसे ही प्रवेश करती है, यानी कि हमने एक लाइन में देखा था कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम जमुना। ये बांग्लादेश में प्रवेश की, बांग्लादेश में प्रवेश करने के पास पहुँचती है गोलुंडो, ठीक, इतना समझ में आया। अब चलते हैं गंगा वाले पे। तो जहाँ हमने देखा था, जहाँ हमने छोड़ा था कि फरक्का के आगे, गंगा जब फरक्का के आगे बढ़ती है तो गंगा फरक्का के पास दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक हुगली जो दक्षिणवर्ती हो जाती है और पहुँचती है कलकत्ता शहर होते हुए बंगाल की खाड़ी, और एक धारा भागीरथी नाम से पहुँचती है बांग्लादेश। याद आया, भागीरथी कह लें या गंगा, भारत में नाम। जैसे ही ये भागीरथी या गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती वैसे ही नाम हो जाता है पद्मा। कुछ याद आया, गंगा जब हम पढ़ रहे थे तो आखिरी में हमने पढ़ा था। पद्मा आगे पहुँचती गोलुंडो के पास, और गोलुंडो में जमुना और पद्मा का हो जाता है संगम। संयुक्त धारा पद्मा नाम से फिर आगे बढ़ती है, पहुँचती है चांदपुर, और चांदपुर में एक नदी आ रही है मेघना, जो आकर के मिलती है पद्मा से, और संयुक्त धारा का नाम हो जाता है मेघना। मेघना नाम से ही प्रवाहित होते हुए कई जल वितरिकाओं में बट करके, जैसा मैंने बताया था इसकी पिछली क्लास में कि जल वितरिका हम किसको कहेंगे, कि नदी से निकली हुई वो धारा जो दोबारा नदी में न मिले। तो कई जल वितरिकाओं में बट करके अपने जल को कहाँ छोड़ देती है, बंगाल की खाड़ी में। यानी गंगा का मुहाना पूछे, ब्रह्मपुत्र का मुहाना पूछे, या मेघना का मुहाना पूछे तो कहाँ पे,
बंगाल की खाड़ी। ध्यान क्या रखना है कि ब्रह्मपुत्र 3 देशों से होकर के प्रवाहित हो रही है, एक तो तिब्बत या चीन, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। ठीक है, तो 3 देशों से प्रवाहित हो रही है। और ये ध्यान रखना है कि एक शाखा जो यहाँ से जो निकली, किस नाम से, हुगली, ठीक है, और ये कौन सी है, मेघना। अब हुगली भी कई जलविद्युतिकाओं में बट करके जो है कहाँ मिल रही है, बंगाल की खाड़ी में। अब हुआ क्या कि मेघना और हुगली, इनके बीच में ही कौन सा डेल्टा बन रहा है, सुंदरवन डेल्टा। समझ में आया? तो ऐसे बना हुगली और मेघना के बीच सुंदरवन डेल्टा। अब इस डेल्टा के नामकरण की बात कर लें तो सुंदरवन डेल्टा सुंदरी ब्रिज के नाते पिछली क्लास में हमने देखा था। वैसे ध्यान रखना है कि इसको हम गंगा का भी डेल्टा कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र का भी डेल्टा कह सकते हैं, मेघना का भी डेल्टा कह सकते हैं। ठीक है, और अमूमन हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हुगली भी तो किससे निकली हुई है, गंगा से ही। फरक्का के बाद 2 धाराओं में बटी, तो हुगली भी गंगा से निकली हुई है। तो दूसरे अगर सीधे सीधे देखा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों का डेल्टा है। कौन सा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। कैसे बना, अभी आपने देखा। ठीक है, तो ये हमने देखे हिमालय की नदियाँ, उनके कुछ प्रमुख तथ्य और कुछ चीज़ें हम लोगों ने समझी। ये ध्यान रखिए, इतना अगर आप 3 नदी तंत्र ठीक से तैयार कर लेते हैं ना, तो अमूमन लगभग जहाँ तक मेरा अनुमान है, सभी परीक्षाओं में ये आपके काम आएंगे। किसी भी एक परीक्षा के लिए इनको बांटा नहीं जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ें छोड़ी गई हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। जब इसके बाद जब दूसरी बार जब हम लोग फुल वीडियो बनाएंगे तो वहाँ इसको और थोड़ा सा विस्तृत कर करके देखेंगे। ठीक है, अभी जिनको यूपीपी देना है, जिनको दिल्ली पुलिस देना है, जिनको बिहार पुलिस देना है, जिनको पेट देना है, जिनको एसएससी जीडी देना है, ये जितने भी विद्यार्थी हैं वो इन सारे वीडियो को ध्यान से देख लें और आत्मसात कर लें। ऐसा इसलिए कि जब आप पेपर देंगे ना, तो आपको तब पता चलेगा कि क्वेश्चन फंसते कैसे हैं। तो जैसा समझाया गया, जैसा बताया गया, वैसे देखते जाइए और पढ़ते जाइए। वीडियो को थोड़ा पूरा देखा करिए। कुछ लोग डाउनलोड करने से पहले कम से कम 5-10 मिनट देख लिया करिए, सिर्फ अपना ही फ़ायदा ना देखिए। ऐसा इसलिए कि जब आप बहुत कम देखेंगे ना, तो व्यू टाइम के हिसाब से वीडियो आ जाती है नीचे। वीडियो पे लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, इतना तैयार करिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, दक्षिण भारत की समस्त नदियों को एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे। और इस हफ्ते हम करंट की क्लास आपको नहीं दे पाए, लेकिन अगले हफ्ते यानी रविवार, सोमवार, रविवार को भी अगर समय मिला तो आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो रविवार अगले हफ्ते कोशिश ये रहेगी 3-4 करंट आपको दे दिए जाएं, जिससे कि पेट के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो इतना तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।